हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो रोज इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारी हो रही हैं, लाइव क्लासेस भी आप देख रहे हैं। पर आज एक इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेकर आपके सामने आया हूं। मुझे लगा कि ये आपसे डिस्कस करना बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बार बार आपके सवाल आ रहे हैं कि सर लास्ट टाइम आ गया, हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्या छोड़ूं, अब तो बहुत कुछ हुआ नहीं। तो देखो, पहला तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना चाहिए। जो पढ़ा है उस पर रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। लेकिन किन किन पॉइंट्स को बिना देखे आप मत जाना एग्जाम में, ये जरूरी है। देखो, कम से कम अगर आप केवल हेडिंग जोड़ो ना, तो दोनों किताबों को मिला के 1000 के आसपास तो हेडिंग्स हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको कुछ 15 से 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, जिन 15 से 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप सतही नजर से भी यानी ऊपर ऊपर भी देख के जाओ तो कुछ शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और बहुत सारे एमसीक्यूज आप कर लोगे। ठीक है, तो फटाफट बिना देर किए देखते हैं वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको यूपी बोर्ड 2023 भूगोल के लिए जरूर देख के जाने चाहिए। अगर ये देख लिया तो फिर 70 में 70 नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना, कितने मिलेंगे ये आपकी तैयारी के ऊपर है, पर आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे। और जितना ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, नंबर मार्क्स लाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी संभावना है, उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो आइए क्या करते हैं, हम देख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या आपको चीजें करनी है। अब देखो, आपको ये पता है कि हमारे पूरा जो भूगोल है, ये भूगोल का पूरा सिलेबस क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक पार्ट है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत, जिसका आप कहेंगे मानव भूगोल। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, माने भारत अर्थव्यवस्था और ये वाला जो बुक है। ठीक है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो मानव भूगोल और भारत वाला जो बुक है, 2 किताबें मिलकर आपकी ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम फटाफट देख लेते हैं। एक तो आपको देख लेना है क्या, एक तो आपको देख लेना है मानव विकास, और दूसरा इसके साथ साथ मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल क्या है, मानव विकास का तो अलग से पॉइंट आएगा। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल से रिलेटेड जो जो डेफिनेशन, परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, जैसे रेडजेल की है, सैंपल की है, ब्लॉस की है, इनके जो जो परिभाषाएं हैं, मैंने कराई भी है, मैराथन में भी कराई हैं। इन परिभाषाओं को जरूर देख लीजिएगा। मानव विकास का कंसेप्ट क्या है, ये देख लीजिएगा। इसमें निश्चयवाद और नौ निश्चयवाद, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद। निश्चयवाद में बताया गया है कि प्रकृति सुप्रीम है, संभववाद में बताया गया है कि नहीं, हम प्रकृति को दास बना सकते हैं। नौ निश्चयवाद जो ग्रिफिथ टेलर का है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने दोनों को कंट्रोल करने के बजाय दोनों के बीच में रहना ज्यादा उचित है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आप एक काम करिएगा, विश्व जनसंख्या के आंकड़े, लेकिन सतही, डिटेल में बहुत नहीं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है, सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, जैसे सबसे ज्यादा एशिया, सबसे कम ओशियानिया, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व एशिया। ठीक है, सबसे बड़े जनसंख्या वाले 2 देश भारत और चीन। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला लातविया, कम लिंगानुपात वाला, अधिक जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या घनत्व। ये सारी चीजें ऊपर से देख लीजिएगा। ठीक है, वितरण कैसे किया गया है सबसे ज्यादा जनसंख्या महाद्वीप पे, वो 1 2 3 4 5 का जो क्रम है मैंने कराया है, चाहे तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन ऊपर जो बताया इतनी चीजें देख लीजिएगा। महाद्वीप अध्ययन, यानी कॉन्टिनेंट कौन से कहां है और कैसे उसमें डिवीजन किया गया है, जब आप मानचित्र करेंगे तो वो भरने में आसानी आएगी, देख लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व कहां कम है, कहां ज्यादा है, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा है, तो उन इलाकों को, उन कंट्रीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आएंगे जनांकिकीय संक्रमण पर। तो जनांकिकीय संक्रमण में 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था जब जन्म दर मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती है, दूसरी जब जन्म दर ज्यादा होती है मृत्यु दर कम हो जाती है, तीसरा जब जन्म और मृत्यु दर दोनों कम होती है। ये तीनों अवस्थाएं देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। और उसका एक ग्राफ है, मैंने कराया है, वो भी देख लेंगे। फिर जनसंख्या संगठन में लिंगानुपात, साक्षरता के हिसाब से आयुलिंग पिरामिड, ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आ जाइएगा मानव विकास की परिभाषा पर। मानव विकास क्या है, अवधारणा कब आई, 1990 किसने किया, महबूबुल हक। ठीक है, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। इसका जो सूचकांक है वो कैसे तैयार किया जाता है, इस पर 0 से 1 तक मार्किंग होती है। ठीक, कौन अभी रिसेंट सबसे हाई है, भारत का क्या रैंक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। इसके स्तंभ कौन कौन से हैं, जैसे हमने देखा था कि समानता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, क्षमता विकास, ये सारी चीजें, स्तंभ को देख लीजिएगा। फिर आप थोड़ा प्राथमिक क्रिया को देख लीजिएगा, यानी वो क्रियाएं जो भौतिक वातावरण के संपर्क में के ही सहारे की जाती हैं। कृषि है, खनन है, पशुपालन है, आखेट है। ठीक, और कृषि में भी खासकर 2-3 चीजें, मिश्रित खेती जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों है, रोपड़ खेती और डेयरी
डेयरी फार्मिंग और ट्रक फार्मिंग, ये ट्रक फार्मिंग पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यूरोप में जो सब्जियां ट्रक से एक दूसरे जगह ले जाई जाती हैं। तो थोड़ा सा कृषि के भारत में, और खास करके जब भारत के संदर्भ में आइएगा तो भारत की प्रमुख जो कृषि के फसल हैं जैसे रबी खरीफ, ये आगे मैं चर्चा करूंगा। फिर द्वितीय क्रिया में आ जाएगा विनिर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो पूरी दुनिया में जैसे कौन कौन से विनिर्माण कंपनियां कहाँ कहाँ हैं, विनिर्माण जो उद्योग हों उनके केंद्रित होने के क्या क्या फैक्टर या कारण होते हैं, ये देख लीजिएगा। कुटीर उद्योग के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा परिवहन में रेल मार्ग और सड़क मार्ग, दुनिया के जो इंपॉर्टेंट रेल मार्ग हैं जैसे ट्रांस साइबेरियन है, सेंट्रल पैसिफिक है, ये वाले रेल मार्गों के बारे में थोड़ा जानकारी, ठीक है। पतन, बंदरगाह जो दुनिया के फेमस हैं, इनको एक नज़र से जरूर देख लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। देखिए, बहुत बड़े टॉपिक को मैं बहुत सेलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं, ये मिनिमम टॉपिक्स हैं, जिन मिनिमम टॉपिक्स को आपको एग्जाम में देखकर जाना ही जाना है, ठीक है। थोड़े और टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो, और टॉपिक की अगर थोड़ी बात करूं तो ग्रामीण और नगरीय अधिवास के बारे में पढ़ लीजिएगा, और खास करके भारत और के संदर्भ में ज़्यादा कि भारत में ग्रामीण अधिवास के प्रकार क्या हैं, ग्रामीण अधिवास कब कहा जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है जो प्राथमिक क्रिया पर रहे, नगर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 5000 से अधिक जनसंख्या, 400 से अधिक जनसंख्या का घनत्व, ये सारी चीज़ें, ठीक है। भारत की जनसंख्या और घनत्व और वितरण, ये थोड़ा डिटेल में आपको देख लेना पड़ेगा कि जनसंख्या अभी क्या है, सबसे अधिक किस राज्य की, सबसे कम किस राज्य की, जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, ये सारी चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेंगी आपको। वितरण यानी कहाँ कहाँ जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ है। कृषि फसलों के प्रकार आपको देखने पड़ेंगे, रबी, खरीफ, जैद, मैंने महामैराथन सीरीज में भी कराया है, महामैराथन 2 सीरीज की वीडियोस हैं, वो आप देख लेंगे, काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो रबी, खरीफ, जैद, ये 3 तरह की फसलें हैं, ठीक है, तो इनको आप देख लेंगे। और जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, खास करके गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, चाय, कॉटन, गन्ना, चाय, कहवा, ठीक है, जूट, ठीक है, इतनी फसलें अगर आप देख लें तो आपका काम चल जाएगा। इन मतलब ये कहाँ उगाई जाती हैं, क्या इनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए, ऐसे। कृषि की समस्याएं क्या क्या है भारत में, सिंचाई की, ऊर्जा की, जो समस्याएं कृषि की हैं, कृषि पर अति निर्भरता, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख खनिज कहाँ मिलेंगे, कहाँ कहाँ भारत में फैले हुए हैं, बॉक्साइट कहाँ है, आयरन स्टील कहाँ है, अभ्रक कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज लगी हैं विनिर्माण उद्योग की, यानी जैसे मान लीजिए लौह इस्पात का कहें तो राउरकेला है, जमशेदपुर है, बोकारो है ना, सेलम है, ये सब कहाँ कहाँ है, इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कौन सी परंपरागत ऊर्जा की स्रोत थे, अब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आ गए हैं। सतत विकास वाला देख लीजिएगा, और भारत में सतत विकास, ये अलग पॉइंट जोड़े गए हैं। तो भारत में सतत विकास के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं कि स्टेट्स हैं, और सतत विकास का मतलब क्या है कि कैसे भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान का विकास किया जाए। सड़क और रेल वितरण जो भारत में है, इसको देख लीजिएगा। जो जल मार्ग भारत में, जल मार्ग में 2 तरह के जल मार्ग हैं, एक आंतरिक जल मार्ग जिसको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं, जिसमें राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जा रहे हैं जैसे गंगा पर, ब्रह्मपुत्र पर, तो इन पे सवाल आ सकता है, इनको देख लीजिएगा। तेल पाइपलाइन जो भारत में प्रमुख है, उनको देख लीजिएगा। और अंत में प्रदूषण, प्रदूषण के कारक और प्रदूषण के प्रकार। तो कुल मिला के ये पॉइंट्स आप कम से कम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये मिनिमम आप देख के जाइएगा। और लास्ट में मानचित्र तो करना ही करना है। मानचित्र से केवल 10 नंबर ही तैयार नहीं होता है, मानचित्र से 1-2 नंबर के बहुत सारे सवाल आपको याद हो जाते हैं और आंसर फैक्ट आपको याद हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन बहुत बेहतर जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। इन टॉपिक्स को एक बार ठीक से पढ़िए, कोई डाउट हो तो अभी लाइव सेशंस हो गए, उन पे पूछते रहिएगा। परीक्षा में बहुत मन लगाकर पढ़िए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, और किसी भी तरीके की डाउट कंफ्यूजन के लिए CUET हिंदी मीडियम की टीम आपके साथ है। और इन पॉइंट्स को देखे बिना परीक्षा में मत जाइएगा, ठीक है। तो अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।